जिन्नात लोक का सबसे सुंदर और शक्तिशाली जिन, वहां का शहजादा, घूमने के लिए इंसानी दुनिया में आया था। वह इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि उसकी शख्सियत को देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इंसानों की दुनिया में घुलने मिलने के लिए उसने इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे और इसी तरह वह सड़कों पर चलता हुआ घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कदम एक बस स्टैंड के पास जा रुके। वहीं बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, मासूम चेहरे वाली, सरल और सादगी से भरी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, हाथ में एक सादा बैग था और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। जिन्नज़ादा अनायास ही रुक गया। उसकी नजर कुछ पल के लिए उसी लड़की पर ठहर गई। वह दूर खड़ा शांत सा उसे निहार रहा था। तभी अचानक वहां 4 लोग आ पहुंचे। उन्होंने अकेली खड़ी उस लड़की को देखा और उस पर टूट पड़े। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी। बस स्टैंड के आसपास लोग थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस लड़के ने आगे बढ़कर उन गुंडों को बुरी तरह पीटा और उन्हें वहां से भगा दिया। लड़की बहुत घबराई हुई थी, कांप रही थी। इस अफरा तफरी में वह बेहोश हो गई। जिन्नज़ादा तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लड़की की आंखें बंद थीं, भय के कारण उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके बाल उड़कर जिन्नज़ादे के चेहरे तक आ रहे थे। वह खोई हुई निगाहों से उसे देखता जा रहा था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह एक जिन है और इस तरह किसी इंसान से लगाव उसके लिए ठीक नहीं। जिन्नज़ादा पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था। जिन्नात की दुनिया में भी वह परियों और जिन्नज़ादियों से दूर ही रहता था। उसने लड़की को उसी बस स्टॉप पर एक बेंच पर लिटा दिया। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। जैसे ही उसने जिन्नज़ादे को सामने देखा, वह रोने लगी। किसी तरह जिन्नज़ादे ने उसे चुप कराया और नर्म आवाज में पूछा, मोहतरमा, आप क्यों रो रही हैं? वो लोग भाग चुके हैं, अब आप महफूज हैं। घबराए मत, मेरा नाम अज़लान है। और आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? चाहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं। लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा नाम जीनत है। मैं उस पुरानी मस्जिद के पास जो हवेली है, वहीं रहती हूँ। बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना है, वरना। घबराहट के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अज़लान ने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं आपको वहीं छोड़ आता हूँ। बस रास्ता बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जीनत ने हामी भरी और उसके साथ चल पड़ी। दोनों हवेली पहुंचे। वहां उसकी मुमानी अस्मा खातून और उनकी 2 बेटियां सुमैया और रुकैया खड़ी थीं। जीनत को एक अजनबी के साथ देखकर वे हैरानी से पूछने लगी, ये कौन है? अज़लान ने खुद जवाब दिया, जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे इस शहर में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। दरअसल मैं यहीं की एक हवेली के बारे में पता कर रहा था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ एक हवेली बिकने वाली है, तो मैं उसी को देखने आया था। मुझे कुछ समय तक यहीं रहना होगा, तो रहने के लिए भी जगह चाहिए। अगर आप मेरी मदद कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्मा खातून ने हैरानी से कहा, कौन सी हवेली? इस मोहल्ले में तो एक हमारी ही हवेली है, जिसे हम बेचने का इरादा कर रहे हैं। अज़लान बोला, किसी अब्दुल शरीफ खान की हवेली? क्या आप उन्हें जानती हैं? मुमानी तो खुशी से उछल पड़ी, अरे ये तो मेरे शौहर का नाम है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, यही वो हवेली है। अज़लान ने आगे कहा, तो फिर मैं चाहूंगा कि कुछ दिन यहीं रहूं, हवेली को अच्छी तरह देख लूं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मुमानी खुशी खुशी राजी हो गई। जीनत हैरानी से अज़लान को देखती रह गई। इसने गुंडों वाली बात का जिक्र भी नहीं किया, और इसने कब मुझसे यहाँ का पता पूछा था? शायद जब मैं बेहोश थी तब पूछा होगा। घबराहट में मैं भूल गई, लेकिन अज़लान ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सच में हवेली देखने आया था या? उधर अज़लान मन ही मन सोच रहा था, मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब मैंने इस लड़की को छुआ तो उसके बारे में सब जान लिया। एक जिन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, पर पता नहीं क्यों मैं इसके पीछे यहाँ तक चला आया। उस लड़के ने आगे बढ़कर उन गुंडों को बुरी तरह पीटा और उन्हें वहां से भगा दिया। लड़की बहुत घबराई हुई थी, कांप रही थी। इस अफरा तफरी में वह बेहोश हो गई। जिन्नज़ादा तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लड़की की आंखें बंद थीं, भय के कारण उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके बाल उड़कर जिन्नज़ादे के चेहरे तक आ रहे थे। वह खोई हुई निगाहों से उसे देखता जा रहा था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह एक जिन है और इस तरह किसी इंसान से लगाव उसके लिए ठीक नहीं। जिन्नज़ादा पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था।
जिन्नात की दुनिया में भी वह परियों और जिन्नजादियों से दूर ही रहता था। उसने लड़की को उसी बस स्टॉप पर एक बेंच पर लिटा दिया। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। जैसे ही उसने जिन्नजादे को सामने देखा, वह रोने लगी। किसी तरह जिन्नजादे ने उसे चुप कराया और नर्म आवाज में पूछा, मोहतरमा, आप क्यों रो रही हैं? वो लोग भाग चुके हैं, अब आप महफूज हैं। घबराए मत, मेरा नाम अज़लान है। और आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? चाहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं। लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा नाम जीनत है। मैं उस पुरानी मस्जिद के पास जो हवेली है वहीं रहती हूँ। बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना है, वरना। घबराहट के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अज़लान ने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं आपको वहीं छोड़ आता हूँ। बस रास्ता बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जीनत ने हामी भरी और उसके साथ चल पड़ी। दोनों हवेली पहुँचे। वहाँ उसकी मुमानी अस्मा खातून और उनकी 2 बेटियां सुमैया और रुकैया खड़ी थी। जीनत को एक अजनबी के साथ देखकर वे हैरानी से पूछने लगी, ये कौन है? अज़लान ने खुद जवाब दिया, जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे इस शहर में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। दरअसल मैं यहीं की एक हवेली के बारे में पता कर रहा था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ एक हवेली बिकने वाली है, तो मैं उसी को देखने आया था। मुझे कुछ समय तक यहीं रहना होगा, तो रहने के लिए भी जगह चाहिए। अगर आप मेरी मदद कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्मा खातून ने हैरानी से कहा, कौन सी हवेली? इस मोहल्ले में तो एक हमारी ही हवेली है जिसे हम बेचने का इरादा कर रहे हैं। अज़लान बोला, किसी अब्दुल शरीफ खान की हवेली? क्या आप उन्हें जानती हैं? मुमानी तो खुशी से उछल पड़ी, अरे ये तो मेरे शौहर का नाम है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, यही वो हवेली है। अज़लान ने आगे कहा, तो फिर मैं चाहूंगा कि कुछ दिन यहीं रहूं, हवेली को अच्छी तरह देख लूं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मुमानी खुशी खुशी राजी हो गई। जीनत हैरानी से अज़लान को देखती रह गई। इसने गुंडों वाली बात का जिक्र भी नहीं किया, और इसने कब मुझसे यहाँ का पता पूछा था? शायद जब मैं बेहोश थी तब पूछा होगा। घबराहट में मैं भूल गई, लेकिन अज़लान ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सच में हवेली देखने आया था या? उधर अज़लान मन ही मन सोच रहा था, मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब मैंने इस लड़की को छुआ तो उसके बारे में सब जान लिया। एक जिन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, पर पता नहीं क्यों मैं इसके पीछे यहाँ तक चला आया। रात को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। अस्मा खातून ने अज़लान को भी वहीं खाने के लिए बुलाया था, इसलिए वह भी आकर बैठ गया। जीनत भी उनके साथ खाने पर बैठी थी। जीनत को इस हालत में देखकर अस्मा खातून को बहुत गुस्सा आ गया और वह उस पर चिल्ला उठी, देखो तो इस शहजादी को, अभी तक वही कपड़े पहने बैठी है। क्यों सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आई? जो काम दिया था वह भी पूरा नहीं किया और अब आकर यहाँ बैठ गई खाने के लिए। जा, अभी जा यहाँ से और ये कपड़े बदल करा। अगर कपड़ों पर जरा सा भी दाग मिला तो तेरी खैर नहीं। जीनत चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। अज़लान ये सब हैरानी से देख रहा था, लेकिन उसने अस्मा खातून से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद जब जीनत वापस आई तो उसने पुराने नौकरों जैसे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन अस्मा खातून का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह फिर उस पर बरस पड़ी। क्या कहा था वकील साहब ने? अभी तक कागजात क्यों नहीं दिए? हमें और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? जीनत धीमी आवाज में बोली। वो मुमानी वकील चाचा ने कहा है कि जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी तब वो खुद आकर कागज हमें देंगे। अभी मेरे 22 साल होने में 2 महीने बाकी हैं। मुमानी ने नाक सिकोड़ते हुए ताना मारा। यही बहाना वह न जाने कब से करता आ रहा है। पता नहीं कब वो कागज हाथ लगेंगे और कब इस मनहूस से हमारा पीछा छूटेगा। दरअसल अस्मा खातून सच में जीनत की मुमानी थी। जीनत के मामू अपने कारोबार के सिलसिले में इस शहर में नहीं रहते थे, वे दूसरे शहर में रहते थे। बात करते करते जैसे मुमानी को कुछ याद आया तो उन्होंने मुड़कर अज़लान की तरफ देखा। अज़लान ये सब देखकर परेशान भी था और उसे जीनत के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। अस्मा खातून ने हंसते हुए बात बदलते हुए कहा, अरे आप इन बातों के बारे में मत सोचिए, घरों में तो ये चलता ही रहता है। ये जीनत बड़ी कामचोर है, थोड़ा डांटती हूँ तो सीधी रहती है। आप इन सब में मत पड़िए, खाना खाए। लेकिन अज़लान की नजर लगातार जीनत पर ही टिकी रही। रात को बाद में जीनत सूखे कपड़े उतारने के लिए छत पर गई। अज़लान ने रहने के लिए हवेली की छत पर बने कमरे को मांगा था, इसलिए वह भी वहीं था।
वह दूर खड़ा होकर चुपचाप जीनत को देख रहा था, जो बिना कुछ बोले अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद अजलान आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नर्म आवाज में कहा, माफ कीजिए, यह आपका घर का मामला है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है? वो किस कागज की बात हो रही थी, और आपकी मुमानी होकर भी वह आपसे इस तरह क्यों बात करती है? उस दिन जब अजलान ने जीनत को अपनी गोद में उठाया था, तब वह उसके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाया था, क्योंकि उसका ध्यान उस समय और बातों में उलझ गया था। अब वह सारी सच्चाई जीनत के मुंह से सुनना चाहता था। ये मेरी बदकिस्मती है और कुछ नहीं, जीनत ने धीमे स्वर में कहा। मेरी मुमानी इस हवेली को जल्द से जल्द बेचना चाहती हैं, क्योंकि अगर ये हवेली बिक गई तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। वो पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहती हैं। मेरे अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे मामूजान और मुमानी अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ आ गए। उस वक्त मैं सिर्फ 3 साल की थी। मेरी देखभाल के लिए मामू जान यही रह गए, लेकिन अपने कारोबार की वजह से उन्हें अक्सर जगह जगह जाना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ कम रहते हैं। मुमानी मामू के सामने तो बिल्कुल माँ जैसी बनती हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तब उनका असली रूप सामने आता है, जैसा आपने आज देखा। फिर जीनत बोली, आप परेशान मत होइए, हवेली के सारे कागजात बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी हमारे पास नहीं है। वो वकील चाचा के पास है और बस 2 महीने में। अजलान ने बात काटते हुए पूछा, 2 महीने यानी? जीनत ने आंखें झुकाकर कहा, मेरे अम्मी अब्बू ने ये हवेली मेरे नाम कर दी थी। ये हवेली करोड़ों की है। वसीयत में लिखा है कि जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी, ये हवेली पूरी तरह मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। मेरी मुमानी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हैं, ताकि यह हवेली मेरे नाम होते ही मेरी शादी अपने भाई के बेटे के साथ कर दे और फिर हवेली बेचकर सारा पैसा हथिया ले। शादी की बात सुनकर अजलान के दिल में जैसे एक टीस सी उठी। क्या क्या कह रही हो तुम? उसके होठों से निकला। जीनत बोलते बोलते रोने लगी। अजलान से उसके आंसू देखे नहीं गए। तुमने ये सब अपने मामू को क्यों नहीं बताया? क्या वो भी ऐसे ही हैं? जीनत घबरा कर बोली, नहीं नहीं, मेरे मामू जान ऐसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरे सिर्फ वही अपने हैं। मेरे लिए वही सब कुछ है। अम्मी अब्बू दोस्त रिश्तेदार सब वही हैं। मैं उन्हें बता सकती थी, लेकिन उन्हें पहले ही 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, और कहीं न कहीं उसकी वजह भी मुमानी ही थी। इसलिए मैं उन्हें अब और तकलीफ नहीं देना चाहती। इसीलिए वो यहाँ नहीं रहते। इन लोगों से दूर रहना ही उनके लिए बेहतर है। मैंने अपने अम्मी अब्बू को उन जिन्नों की वजह से खो दिया। अब मैं अपने मामू जान को नहीं खो सकती। जैसे ही जीनत ने जिन का नाम लिया, अजलान चौंक गया। जिन? क्या मतलब? आप मुझे बता सकती हैं? प्लीज बताए, जीनत ने रोते हुए कहा। जी बता सकती हूँ। इतने सालों में पहली बार किसी ने सच्चे दिल से मेरी बात सुनी है। स्कूल हो या कॉलेज, सुमैया और रुकैया हमेशा मेरे आगे पीछे रहती थी। न कोई दोस्त था, न कोई सहेली। आपने आज मुझे गुंडों से बचाया, मेरी मदद की, इतने हमदर्दी से बात की, इसलिए मुझे लगता है मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। वह गहरी सांस लेकर बोली, मेरे अब्बू बहुत नेक इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक दिन एक बहुत बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। उसने अब्बू से कुछ दिन घर में पनाह देने की गुजारिश की। वो बहुत कमजोर था, इसलिए अब्बू ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो कई महीनों तक यही रहा। शेरू चाचा, जो यहाँ के पुराने वफादार मुलाजिम हैं, उन्होंने मुझे ये सब बताया था। वो बूढ़ा मुझसे बहुत प्यार करता था, हमेशा मुझे अपनी गोद में खिलाता था। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। अब्बू ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ दिनों बाद अम्मी अब्बू और शेरू चाचा दरगाह गए। मैं भी साथ थी। रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैं बहुत रो रही थी, तो शेरू चाचा मुझे गोद में लेकर पास की दुकान तक ले गए और अब्बू गाड़ी ठीक करने लगे। तभी अचानक आसमान से जोरदार बिजली कड़की और एक बहुत बड़ा, डरावना, भयानक जिन आसमान से उतर आया। शेरू चाचा तब तक वापस आ चुके थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो जिन बार बार अब्बू से एक ही बात कह रहा था, उसे मुझे दे दो, उसे मुझे दे दो, वरना मार डालूंगा। अब्बू ने लाख समझाया कि वो जो मांग रहा है उनके पास नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज बिजली जैसी रोशनी छोड़ी, जिसने मेरी अम्मी अब्बू को उनकी कार सहित जलाकर राख कर दिया। मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। जीनत के चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नफरत उमड़ आई। मैं इन जिन्नात से बेइंतहा नफरत करती हूँ। ये बेहद जालिम और बेरहम होते हैं। इंसानों से सिर्फ नफरत करना ही इनकी फितरत है।
मेरा बस चले तो दुआ करूं कि अल्लाह कभी मेरा सामना इनसे न करवाए, वरना मेरे मुंह से इनके लिए बद्दुआ निकल जाएगी। नफरत भी इनके लिए कम है। इतना कहकर वो आंसू और गुस्से से भरी वहां से चली गई। उसके जाते ही आसमान से एक अनोखा जिन उतर आया, शक्ल सूरत से बेहद शाही और नटखट अंदाज वाला। वो अचानक अजलान के पीछे खड़ा हो गया। अजलान अभी भी जीनत की बातों में खोया हुआ था कि उसने पीछे से आवाज सुनी। अजलान मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। मेरे दोस्त फारूक, तू यहाँ। फारूक भी उसे गले लगाकर बोला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जहाँ तू वहाँ मैं। मेरे यार, मुझे छोड़कर यहाँ आ गया और तुझे मेरी याद तक नहीं आई। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बस यूं ही ऊपर से गुजर रहा था कि तू नजर आ गया। वैसे भी तूने अपने चारों ओर कोई तिलिस्मी लकीर खींच रखी है, जिसकी वजह से जिन्नात की वादियों से तुझे देख ही नहीं पाया। सोचा एक बार इंसानों की बस्ती में आकर देखूं। पहले ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या पहन रखा है? हालांकि बुरा नहीं लग रहा है भाई। अजलान मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो तुझे साथ लाना चाहता था, लेकिन मैं खुद एक बार इंसानों की बस्ती को करीब से देखना चाहता था। जानना चाहता था कि आखिर अब्बा जान मुझे इंसानों से दूर क्यों रखते आए हैं। यहाँ ऐसा क्या है? लेकिन अब तक तो बस अलग अलग चेहरे ही देखे हैं, कोई बेहद मासूम तो कोई जल्लाद और मतलबी। फारूक ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तो जनाब को इतना सब पता भी चल गया, लेकिन पहले ये बता, वो मोहतरमा कौन थी? बड़ी दिल से बातें हो रही थी। हाँ, अरे तुम तो लड़कियों को देखते ही दूर भाग जाते थे, यहाँ कोई मिल गई है क्या जिसने मेरे यार का दिल चुरा लिया? फारूक उसे चिढ़ाते हुए बोला। अजलान उसे घूरते हुए बोला, तू भी न घूम फिर कर वहीं आ जाता है। जीनत एक नेक लड़की है, बहुत परेशान है, मुसीबतों में घिरी हुई है। मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। फारूक मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है मेरे यार, तेरी मर्जी, लेकिन वो मोहतरमा है बड़ी खूबसूरत। वैसे क्या बातें हो रही थी, मुझे भी तो पता चले। अजलान का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने सारी बातें फारूक को बता दी। उसे जिन्नों से नफरत है भाई। अगर कभी उसे पता चल गया कि मैं एक जिन हूँ, तो पता नहीं वो क्या करेगी। उसकी नफरत मैं सह नहीं पाऊंगा। बहुत से सवाल हैं। वो कौन था जिसने उसके अम्मी अब्बू की जान ली? वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसके आने के बाद से उनकी जिंदगी में मुसीबतें शुरू हुई? आखिर किसी जिन को एक इंसान से क्या चाहिए था? मैंने अपनी पूरी जादुई ताकत लगाकर सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब किसी भी तरह इस पहेली को सुलझाना होगा। मैं जीनत को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा जिन है जिसने इंसानों पर इस हद तक जुल्म ढाए हैं? फारूक भी सोच में पड़ गया। लेकिन हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। अगर तुम्हारे अब्बा हमारे सरदार जाफरान को पता चल गया कि हम इंसानों की बस्ती में गए थे, तो हमें कैद भी किया जा सकता है। जो करना है जल्दी करना होगा। इतना कहकर दोनों कमरे की ओर चले जाते हैं। अजलान पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में जो सवाल उठे थे वो उनके जवाब आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अगली सुबह जीनत कुछ पुराने कागजात हाथ में लिए जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। तभी अचानक उसकी टक्कर अजलान से हो गई। जीनत के हाथ से सारे कागज नीचे गिर पड़े। दोनों तुरंत झुक गए और बिखरे हुए कागज समेटने लगे। जीनत का पूरा ध्यान उन कागजात पर ही था, लेकिन अजलान की नजरें बार बार जीनत की ओर उठ जा रही थी। पता नहीं क्यों वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कागज उठाते उठाते अचानक अजलान के हाथ में एक बहुत पुरानी तस्वीर आ गई। जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसकी आंखें पल भर के लिए नीली हो गई, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गया। अजलान ने जीनत से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? जीनत ने जवाब दिया, ये तस्वीर उसी बूढ़े आदमी की है जो उस वक्त हमारे घर आया था। उसी को ढूंढने के लिए मेरे अम्मी अब्बू दरगाह गए थे। किसी ने कहा था कि वह वहां देखे गए हैं और बहुत तकलीफ में हैं। उन्हीं की वजह से वो वहां गए थे, वरना तो कभी न जाते। इतना कहकर जीनत वहां से चली गई। अजलान गहरी सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कौन सी पहेली है? इतने में अजलान अपने जिन के असली रूप में आ गया और फारूक भी वहां पहुंच गया। अजलान ने वह तस्वीर फारूक को दिखाते हुए कहा, ये देख, ये मेरे दादाजी की तस्वीर है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, मेरे दादाजी ही थे। वो यहाँ क्यों आए थे और उनके साथ क्या हुआ था? उस जिन ने जीनत के अम्मी अब्बू को क्यों मारा? मेरे दादाजी कहाँ चले गए? पिछले 18 सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब मैं ये सब कैसे पता करूं? अब ये मामला सिर्फ जीनत तक सीमित नहीं रहा, ये मेरे दादाजी से जुड़ गया है।
पहले मैं ये सब जीनत के लिए कर रहा था, लेकिन अब बात और भी ज्यादा खास हो गई है। दादाजी, वो जिन और जीनत के अम्मी अब्बू, इस पहेली को सुलझाना ही होगा। फिर अजलान ने फारूक से कहा, तुम एक काम करो, फौरन जिन्नात की दुनिया में वापस जाओ और हमारे जिन्नात के बारे में सदियों से जो किताब लिखी जा रही है, उसके लेखक ज़कीम बाबा के पास जाओ। उनकी वो किताब लेकर आओ, शायद उसमें मेरे दादाजी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। फौरन जाओ। फारूक तुरंत वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में वापस लौट आया। उसके हाथ में वह किताब थी जिसे उसने अजलान को दे दिया। अजलान अपने कमरे में बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा राज उसके सामने खुलने वाला हो।